फेवरेट क्वेश्चन है ये नहीं उल्टे की मतलब समझ रहे हो? स्पोदभिक क्या है भैया? स्पोदभिक। पुष्पोदभिक, फेनरोगेम, अपुष्पोदभिक, अपुष्पोदभिक, क्रिप्टोगेम। इस याद रखियो, मतलब पता चला कि स्पोदभिक चल जी पूछेगा पहले बता दे रहा देता है। क्या पूछेगा? इसको क्या करे क्रिप्टोगेम, और इसे क्या कहता है फेनरोगेम। हम केवल सी लिख दे रहे हैं यहाँ, फेनरोगेम के लिए पी लिख। क्रिप्टोगेम बताइए कितने टाइप के थे? क्रिप्टोगेम कितने टाइप के थे? तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के थे सब। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। सबसे बड़ा संघ कौन सा था? थैलोफाइटा था। उभयचर यानी एम्फीबियन किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या आता है? मॉस यानी काई आता है। स्फेगनम नामक काई 17 गुना पानी सोखे। टेरिडोफाइटा जमीन पे बहुत ज्यादा फैल जाता है। हेलोफाइटा को कितने भाग में बांटे थे? चार भाग में। भाग में, चार भाग में। सैवाल यानी एलिगी था। ये क्लोरोफिल होता है और ये क्या करता है? भोजन बना ले। शैवाल जो होते हैं ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल क्या करता है भैया? ये लाल रंग का होता है, लाल सगर का। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुआ के ऊपर हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबसे लंबा शैवाल कौन सा होता है? आर्गेसो। दुनिया अंतरिक्ष में कौन सा ले जाया जाता है? कोरोलोला ले जाया जाता है। सवाल बता ही दिए थे। कवक यानी फंगी बता दिए थे। ये भोजन नहीं बना पाते इसलिए नमी वाले जगह। तीन टाइप के कवक बताए थे। सबसे पहला था मशरूम, दूसरा था आपका पेनिसिलिन, तीसरा था आपका यीस्ट। तीन टाइप के बताए थे। यीस्ट खमीर बनाने के काम। बताइए तो यीस्ट द्वारा किसी चीज को सड़ाने की क्रिया क्या कहलाती? किसी चीज को यीस्ट की उपस्थिति में सड़ा देने की क्रिया क्या कहलाती? आंसर आंसर, तेजी से आंसर। गुड। यीस्ट द्वारा किसी चीज को सड़ाने की क्रिया को क्या कहेंगे? कीटवन, फर्मेंटेशन। वेरी गुड। कीटवन यानी फर्मेंटेशन के फलस्वरूप दो चीजें बनती हैं। आप दोनों का मत है। कीटवन यानी फलस्वरूप के फलस्वरूप एक चीज बनता है लिक्विड। उस लिक्विड का नाम क्या है? एक गैस बनती है, उस गैस का नाम। और कौन सा एंजाइम चाहिए? उस एंजाइम तीनों का नाम बताइए। एंजाइम कौन सा चाहिए, गैस कौन सा निकलेगा, और कौन सा बनेगा? ये कमेंट में केमिस्ट्री का पीडीएफ डाल दिए यार, तुमको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? हाँ, अल्कोहल बनता है, CO2 गैस निकलती है। वेरी गुड। अल्कोहल और CO2, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इथाइल अल्कोहल, CO2, वेरी गुड। सिद्धार्थ सिंह जी हैं। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 ब्रैकेट में लिखे हैं जाइमेज एंजाइम। वेरी गुड। एक नंबर, परफेक्ट है यार एकदम। ये सब एकदम हॉट क्वेश्चन आती ही हैं सब। पेनिसिलिन की खोज एडवर्ड जेनर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है। उसकी प्राप्ति किससे होती है? क्या शैवाल से होती है या कवक से होती है? शैवाल या कवक किससे होती है? पेनिसिलिन की प्राप्ति हाँ कवक से होती है। कवक से मिलती है। चलिए, कवक और इसके बीच की कड़ी किसे कहते हैं? लाइकेन को कहते हैं, लाइकेन। इसको सैक कहते हैं। ये बेसिकली नीले रंग का होता है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण ये सफेद हो जाता है। इससे पता चलता है कि अगर ये सफेद हो रहा है, समझिए कि वायु में प्रदूषण है। इसे शैवाल एवं कवक की बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है। इससे भी दो कैटेगरी याद रखिएगा। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। लिटमस बेसिकली नीले रंग का होता है, उसे एसिड डालकर लाल कर दिया जाता है, उसे कंजर्व कर लिया जाता है, कहा जाता है लाल लिटमस। ओरिजिनली लिटमस नीला होता है क्योंकि वो बनता लाइकेन से, लाइकेन नीला होता है। जीवाणु, जीवाणु भाई। जीवाणु हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। चमड़ा को साफ करने की क्रिया टेनिंग कहलाती है, जीवाणु कर देते हैं। दूध को दही बनाने का काम लैक्टोबाइसिलस जीवाणु कर देते हैं। आंत में, जानवरों के आंत में जीवाणु होते हैं जो घास भूस को पचा देते हैं, अपेंडिक्स में पाए जाते हैं, ये भी अच्छा होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो क्या करता है? आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु था जो सबसे पहले ऑक्सीजन को लाया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला कौन सा तत्व है? वो कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? आंसर दीजिए तो, वो कौन सा ऐसा तत्व है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम
हाँ, मेलवेडेनियम। मॉल्वेडेनियम कर देता है। क्या कर देता है भैया? मॉल्वेडेनियम कर देता है। मॉल्वेडेनियम करेगा, वेरी गुड। वेरी गुड, मॉल्वेडेनियम कर देता है। चलिए, अच्छा बात है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को किस चीज में बदल देंगे तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन फिक्स हो गया, अब भागेगा नहीं। ऐसे नाइट्रोजन छोड़ देंगे तो भाग जाएगा। तो नाइट्रोजन को पकड़ के स्थिर कर दिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करना, उसे क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए? नाइट्रोजन को किस में बदल देना चाहिए? वेरी गुड, नाइट्रेट में बदल देना है, नाइट्रेट। ऐसे हवा में आटा रख देंगे उड़ जाएगा, रोटी बना के रख देंगे तो क्या हवा में उड़ जाएगा? ए रोटी उड़ रहा है, वो देखो देखो रोटी उड़ रहा है, खान सर वाला रोटी चल गया, ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा, बचता ही नहीं है। देखो भैया, जीवाणु के बहुत सारे काम, एक दो ठो काम नहीं है जीवाणु का, ये बहुत चीजों में हेल्प करता है। जीवाणु वगैरह, जीवाणु नहीं रहते ऐसे तो दिक्कत हो जाए। कचरा होता है जैसे प्लेग फैला देगा। कोई कोई ऐसे भी जीवाणु है जो क्या कर देगा, प्लेग फैला देगा। दिक्कत हो जाएगा अगर प्लेग फैला दिया तो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या करेगा भैया? प्लेग फैलाएगा। क्या करेगा? प्लेग फैलाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे अब देखते हैं लोग। देखिए, जीवाणु जो होते हैं ना, ये एंजाइम या जीवाणु इस सबको गर्म करके भी हटा सकते हैं और ठंडा करके भी हटा सकते हैं। अब कभी कभी कोई चीज दिखे उसको खौला देते हैं तो उसके जीवाणु मरने लगते हैं। जैसे दूध को खौला देंगे तो भी नहीं फटेगा, और ठंडा कर देंगे तो भी नहीं फटेगा। तो जीवाणु और एंजाइम एक्चुअली ये काम करते हैं 40 डिग्री मतलब लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको खौला दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भी ये काम नहीं कर पाएगा, और नीचे ले जाइएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे तो भी ये काम नहीं कर। लेकिन जीवाणु और एंजाइम मेनली काम करते हैं सर 40 डिग्री। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दूध को खौला दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भी दूध नहीं फट पाएगा, या तो आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज में रख दीजिए तो भी काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग के लिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 20-25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पसीना होने लगेगा, काम उतना नहीं कर पाता है पसीना में। और एकदम ठंडा हो जाता है ठंडी के दिन में, उसमें भी काम नहीं कर पाता है। उसी तरह अणु और एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा काम। तो आपके पास दो रास्ते हैं। अब मान के चलिए दाल बनाए हैं, आप सोच रहे हैं नहीं दाल हम आज नहीं पाएंगे, चावल से खाएंगे, कल खाएंगे। अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो 40 डिग्री पे दाल खराब हो जाएगा। तो या तो उस दाल को खौलाते रहिए, 4-5 घंटा पे एक दो बार खौला दीजिए तो भी सही है, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए तो भी सही है। हालांकि कोल्ड स्टोर जो होता है वो बहुत बड़ा फ्रिज होता है। कोल्ड स्टोर बहुत बड़ा फ्रिज होता है। फ्रिज में तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जो कोल्ड स्टोर होता है, कोल्ड स्टोर उसमें -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कोल्ड स्टोर में कोई भी जाता है तो स्वेटर पहन के जाता है, अंदरवा ठंडा लगा रहता है। कोल्ड स्टोर क्या एक बहुत बड़ा फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है, घर है उसमें से मोखा बना रहता है, उसमें सामान रखते चले। आप बस इतना समझिए, आप किसी चूहा को फ्रिज में उतार दीजिए तो चूहा फ्रिज को कहेगा ससुरा कोल्ड स्टोर है रे, उस पे कैसे चढ़ेंगे, उस पे कैसे चढ़ेंगे, चढ़ नहीं पाएगा, फिर सीढ़ी लगाना पड़ेगा चूहा को चढ़ने के लिए। तो हम लोग को समझिए कि चूहा, और कोल्ड स्टोर को समझिए फ्रिज। हम लोग सेम मॉडल फ्रिज का रहता है यार, उसमें रखने का जगह रहता है। जैसे फ्रिज में कैसे रखने का जगह, यहाँ बोतल रखोगे, यहाँ तो लड़का समझ रहा है सर हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? अरे बोतल, लड़का भी बोतल होता है, ऐसे बोतल की बात। वैसे ही कोल्ड स्टोर, अंतर क्या होता है? कोल्ड स्टोर में आप खाना रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोल्ड स्टोर में अमोनिया का प्रयोग, कोल्ड स्टोर में ठंडा करने के लिए अमोनिया, जबकि फ्रिज को ठंडा करने के लिए आप बताएंगे फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियान का किया जाता है। जबकि ऐसे में अगर देखेंगे कोल्ड स्टोर में ठंडा करने के लिए अमोनिया का प्रयोग, यानी अमोनिया ज़्यादा ठंडा कर देता है लेकिन थोड़ा नुकसानदायक होता है। इसलिए आप देखिएगा कोल्ड स्टोर में बड़े बड़े चीज़ों को रखते हैं, आलू प्याज आटा सेब ये सब टाइप को रखते हैं पूरा गत्ता में पैक करके, तो उतना नुकसान नहीं करेगा। इसलिए कोल्ड स्टोर से कोई भी चीज़ निकलता है उसको अच्छा से धो के खाइए। आपके यहाँ जो भी गाजर आता है, जो भी फल आता है, कुछ भी चीज़ आता है, विदाउट कोल्ड स्टोर में रखे पॉसिबल नहीं है, खास करके बड़े शहरों में। अब जैसे मान लीजिए आलू का उत्पादन हो गया, किसान को पता है कि जो आलू अभी बेच देंगे तो 10 रुपये किलो बेचा जाएगा, उसके अच्छा कोल्ड स्टोर में रख देगा। एक सीजन का एक बोरा पे वो 30 रुपया ले लेगा।
एक बोरा निकालेगा, अब वो आलू थोड़ा सा महंगा होगा तो बेचेगा वहां पे कोल्ड स्टोर में। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। अरे यार प्लांट डिजीज अभी पढ़ाएंगे ना यार, तो भी पागल है क्या, ये पढ़ाइए रहे ना कि प्लांट डिजीज छोड़ के पढ़ा देंगे। अब इसमें से एक प्रॉब्लम हो जाता है मिल्क के लिए। मिल्क को प्रिजर्व करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। मिल्क को प्रिजर्व करना बहुत दिक्कत हो जाता है, ये बहुत जल्दी खराब होने लगता है। इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोबाइसिलस। तो लुईस पास्चर नामक एक व्यक्ति थे, क्या नाम था, लुईस पास्चर। इसने एक मेथड बनाया जिसके तहत अगर 62.8 डिग्री पर अगर किसी दूध को गर्म कर देते हैं, 62 कितना पे, 8 डिग्री पर। इसके लिए उन्होंने कहा कि भैया 62.8 डिग्री सेल्सियस पर किसी दूध को 30 मिनट तक गर्म कीजिए। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। देखिए वो खौला नहीं रहे दूध को, खौला वो केवल गर्म कर रहे हैं। तो इसके तहत दूध जो होगा वो उसमें एक ऐसा गुण आ जाएगा कि वो अगले 2 दिन तक खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो दूध को ये लगभग लगभग ये क्या कर देते हैं, 62.8 डिग्री पे ये आधा घंटा यानी 30 मिनट तक रखते हैं। तो इसको कहते हैं दूध अब खराब नहीं होगा। इसकी खोज लुईस पास्चर ने किया था। इस चीज को हम लोग पाश्चीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चीकरण का नाम। मान के चलिए अगर हम ही ये खोज किए रहते, हम अपने नाम पर दे देते, पाश्चीकरण के नाम की जगह ले देते खान मेथड। क्या है, पाश्चीकरण की जगह खान मेथड डाल देते, आप देते तो आपको, आप मान के कोई कोई चौरसिया रहते तो चौरसियाकरण कर देते, पाश्चीकरण की जगह चौरसियाकरण। मिश्रा जी रहते तो मिश्रीकरण, सिंह जी रहते तो सिंघीकरण। वो लुईस पाश्चर था तो पाश्चीकरण कर दिया वहां पे। भाई अपना मेहनत किया तो खोज करेगा कि। लेकिन इससे एक दिक्कत हो गया, एक आम आदमी तो 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक रख देगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां होती हैं सब, जिसमें दूध करोड़ों लीटर में आता है, उनके पास 30 मिनट का टाइम नहीं होता है, वो 30 मिनट टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए उसके लिए एक अलग मेथड अपनाया गया। उनको कहा गया कि भैया एक काम कीजिए, आप 71.7 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए और आप महज 15 सेकेंड तक गर्म कीजिए। कितना सेकेंड, 15 सेकेंड तक गर्म कीजिए। दोनों बात बराबर है। आप 62.8 डिग्री पर अगर गर्म कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट तक गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 71.7 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं तो आपको महज 15 सेकेंड तक गर्म करना है। दूध क्या हो जाएगा, पाश्चीकृत हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, पाश्चीकृत हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होल्डिंग। ऐसे कहते हैं हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होल्डिंग। तो ये हाई टेम्परेचर है लेकिन टाइमिंग कम है, ये टेम्परेचर कम है टाइमिंग ज़्यादा है, इसे कहते हैं लो टेम्परेचर हाई टाइम। इसे कहते हैं हाई टेम्परेचर लो टाइम होल्डिंग। ये दो तरह का पाश्चीकरण होता है। महज 15 सेकेंड में दूध क्या हो जाता है, 71 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हम मान के चलिए 1 लीटर दूध लिए हैं, जैसा ही देखिए मान के चलिए ये है, इतना दूध है सपोज कीजिए। अब इसको हम चाहते हैं कि भैया इतना वाला तो आराम से हो जाएगा, आधा घंटा में तो इस ससुरा गर्म में हो जाएगा, धीमा आंच पे रख देंगे तो एकदम। लेकिन इतना दूध को 15 सेकेंड में 71 दशमलव लगभग 71 डिग्री सेल्सियस से पहुंचबे नहीं करेगा इस ससुरा। आप बताइए ना, एक 15 सेकेंड में आप इसे गर्म कर देंगे। लुईस पास्चर तो बोल के चल गया, बोलने में कौन चीज आता है। आप बताइए इतना दूध को 15 सेकेंड में गर्म कर देंगे आप। 15 सेकेंड तो सोचा रखते रखते में लग जाएगा, 15 सेकेंड में सोचा पेंदी गर्म नहीं होगा। हो गया। लड़का कैसे गर्म करेंगे भाई, बताइए तो इसको। गर्म करिए नहीं पाता आदमी 15 सेकेंड तक, बवाल हो गया। तब इसके लिए एक मशीन आ गई जिसको कहते हैं पाश्चराइजेशन मशीन। ये क्या करती है मशीन, कि यहाँ आपको एक टैंकर ले लेती है, इसमें कहती है कि भैया आप मिल्क भर दीजिए। आदमी आता है इसमें दूध भर देता है। इसमें आप क्या भर दिए, दूध भर दिया, इसमें दूध भर दिया। अब ये मशीन क्या करती है, यहाँ से एक टोटी लेके जाती है, इसमें से दूध यहाँ जाएगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा साइज का मोटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, फैन। जब दूध इसमें से जा रहा होता है, दूध इसमें से जाता है,
और यहाँ एक हीटर लगा दिया जाता है। यहाँ क्या लगा देता है? हीटर। ये है आपका हीटर। ये क्या है? हीटर है, बहुत गर्म है ये। अब ये क्या करता है ना, यहाँ जाली लगा देता है, यहाँ जाली। अब इसकी खासियत देखिए, जब आप इसमें दूध भर देते हैं तो ये हीटर रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है 71.7, 71.7 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें डायरेक्ट दूध डालिएगा ना तो 15 सेकंड में गर्मे नहीं होगा। तो ये क्या करता है, इसको फुहारा बना देता है, इसे जैसे फुहारा टाइप का मारेगा इसे। इसमें से दूध जाएगा ना तो ये मोटरवा इसको छिड़क देगा इसे से। अब उस ससुरा इतनी इतनी बूंदी बूंदी हो गया, छिड़क रहा है उसको, छुर 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 छिड़क रहा है। तो छिड़केगा ना तो महज 15 सेकंड में गर्म हो जाएगा। अब आप बताइए, पानी का एक बूंद तो यार 15 सेकंड में तो आराम से धाए दे समय, बूंद बूंद इतनी चुकी छिड़क दे रहा है इसे। तो इसमें क्या कर देता है, छिड़क देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसमें हद हदा के दूध फेंक दीजिएगा, धक 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 में तो नहीं गर्म होगा। उसको ऐसे फुचुर फुचुर छिड़कना पड़ता है। कैसे छिड़कना है? फुचुर फुचुर छिड़कना है। जैसे फुचुर फुचुर छिड़केगा ना इसमें, तो इसमें क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और जब ये गर्म हो जाएगा, इसके नीचे इसे एक बर्तन रहेगा, पतीली लगा के रख लीजिए। हो गया अमूल दूध, टेस्ट ऑफ इंडिया। हो गया। किसी को दिक्कत? इस तरह से हो जाता है वाष्पीकरण। जीवाणुओं के काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे व्हाइट से हम कहाँ लिखते हैं यार, दूध बनाना था इसलिए व्हाइट लिख दिया। व्हाइट से दिखता नहीं है, वो दूध का रंग सफेद होता है। वाह, फुचुर फुचुर नहीं समझता है सब। आदित्य धनराज जी को कितना दिन तक सुरक्षित रह सकता है भैया? देखिए, ये सुरक्षित रह सकता है आराम से आपका 24 घंटे। 24 घंटे तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना चालू होता है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना। लेकिन क्या किया जाए, बाद में वैज्ञानिकों ने आग लगाया। एक काम करते हैं, अगर मिल्क के अंदर से फैट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं, 90 दिन तक रह जाएगा। क्या जाएगा? 90 दिन तक। आप दूध पैकेट देखिएगा ना, किसी कहिएगा 90 दिन वाला दीजिए तो उसमें देखिएगा फैट वोट सब निकाल लेता है। सोच रहे इसी में लेक्टोबाइसिलस रहते हैं, एकरे निकाल लेते हैं, खराबे नहीं। टेट्राहेड्रल पैक बोलते हैं। आप यहाँ समझ में आ गया? हाँ, फैक्ट्री। फुचुर फुचुर क्या होता है? अरे यार फुचुर क्या होता है नहीं समझता है, देख। ये देखो। हैं? इसी को बोलते हैं फुचुर फुचुर। ऐसे ही फेंकता है वो, धाए देव गर्म हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसी बोल रहा है सभी सब, मतलब सबको भी इधर कहीं रख देना चाहिए। जीवाणु जो है ना यहीं पे रख देना चाहिए एक जगह, यहाँ पे पीएससी। ऐसे यहाँ पे हम हमारा बस चलता है ससुरों को थैलोफाइटा में भेज देते हैं, बॉटनी में डाल देते हैं। फुचुर फुचुर नहीं समझता है। पाँच एक और लगे फाइलम बना देते, टेरिडोफाइटा के बगल में पकलोल कहीं का। चलिए अब इधर चलते हैं, पुष्पोद्भिग में चलते हैं। हो गया, इसमें चलते हैं भैया, पुष्पोद्भिग में चलते हैं। एसी वाला घुसियाता है सब। फुचुर फुचुर का मतलब है नहीं समझता है, कहाँ समझेगा सर? आगे देखिए, पुष्पोद्भिग कितने भाग में बटेंगे भैया? पुष्पोद्भिग कितने भाग में बटेगा? उघारे रहेगा तो नग्न बीजी जी, और कपड़ा पहनने लगेगा तो आवृत बीज। इसको अनावृत बीजीय भी कहते हैं। ये देखिए नंग, ये अंदर भी आया तो एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऐसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसका बिया अंदर है तो इंडोस्पेरम, का बिया बाहर है तो जिम्नोस्पेरम।
इंडोस्पेरम और जिम्नोस्पेरम। बिया अंदर रहेगा तो क्या कहते हैं भैया, इंडोस्पेरम। बाहर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पेरम। क्या कहेंगे, जिम्नोस्पेरम। आगे बढ़ जाए, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पेरम। किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलिए। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पेरम। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में नोट प्रोवाइड करिए, यहाँ देखिए। जिम्नोस्पेरम और इंजो, इसके बिया कहाँ रहते हैं, बाहर रहता है। इसका बिया कहाँ रहता है, बाहर रहता है। हम करते हैं अब इसको नेक्स्ट स्लाइड लेके वहां पढ़ा, ताकि आपको समझ में अच्छा से। पहले नग्न बीजीय पढ़ा देंगे, फिर आवृत बीजीय। नग्न बीजीय को हम लोग जिम्नोस्पेरम करते हैं। जिम्नोस्पेरम या नग्न बीजीय। दो तीन चीज चाहिए, देखिए यहाँ पे। यहाँ पहला क्या चीज होता है, ये बहुत, इनकी जो आयु होती है, इस पौधों की आयु बहुत ज्यादा होती है, बहुत दिन तक इस सूर्य जिंदा रहते हैं। इनकी लकड़ी बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, कठोर होती है लकड़ी। ये या तो बर्फ में निकलते हैं, या तो मरुस्थल में निकलते हैं। बर्फ में निकलेंगे नहीं तो मरुस्थल वाले एरिया में निकलते हैं। इनका जो बीज होता है बाहर होता है। क्या बीज कहाँ होता है, बाहर होता है। क्या बीज कहाँ होता है, बाहर होता है। इनका ट्रिक याद रखिए, इनके बहुत सारे आते हैं, ट्रिक समझिएगा, ट्रिक याद रखने का ट्रिक समझिए ध्यान से। याद रखने का ट्रिक है, जालिम, जालिम सास को चीर दो। जालिम सास को चीर दो। ये लड़कियों पे ये सूट होता है। लड़कियों की सास अच्छी मिले चाहे ना मिले, लड़कों की सास तो बहुत मानती, बशर्ते आपका अरेंज मैरिज हुआ हो। लव मैरिज में तो गरियाती है, चट्टा हमारी लड़की है के फंसा ले लो। लड़कियों को गरियाती हो करे से फसल हो लो, एकरा से तो अच्छा हम खोज ले रही हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जालिम सास को चीर दो। लड़कों की सास बहुत मानती है, लड़कियों की सास माने ना माने। लड़कियों में दिक्कत ये है ना, लड़की सोचती है कि मेरी सास मेरी माँ से बढ़ के माने। भले वो औरत, भले वो लड़की अपनी सास को इज्जत दे ना दे। लड़की जब नैहर जाती है ना तो सास को बुढ़िया कहती है। क्या इसे कह रही थी, क्या इसे कह रही थी। चलो ध्यान से देखो, आगे बढ़े। ट्रिक बोलिए, जालिम सास को चीर दो। जालिम सास को क्या कर देना है, चीर देना है। जालिम से क्या होगा, जैमिया। जैमिया, जैमिया क्या है भैया, सबसे छोटा नग्न बीजीय। नग्न बीजीय यानी अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। सबसे छोटा नग्न बीजीय कौन सा है, सबसे छोटा नग्न बीजीय होता है जैमिया। सबसे छोटा नग्न बीजीय कौन सा होता है, जैमिया। जैमिया सबसे छोटा नग्न बीजीय होता है, याद रखिएगा, सबसे छोटा नग्न बीजी जैमिया होता है। इसके बाद क्या आता है भैया, साइकस आता है। इसके बाद क्या आएगा, साइकस। सा से क्या होगा, साइकस। ठीक है, सा से होगा साइकस, साइकस। साइकस, साइकस इतना लंबे दिन तक जिंदा रहता है ना, इतना लंबे दिन तक जिंदा रहता है कि इसके शरीर का कुछ हिस्सा मर के खत्म हो गया रहता है, अब वो कोयला बनना चालू हो जाता है। इसे कहा जाता है एक ऐसा पेड़ है जो जिंदा रहते ही जीवाश्म का, जीवाश्म मतलब जीव, मरे हुए जीव का अंश। यानी ये इतना दिन तक जिंदा रहता है कि इसका आधा हिस्सा मर चुका रहता है और फिर भी आधा हिस्सा जिंदा रह रहा है। इसकी आयु ज्यादा होने की वजह से इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसे कहते हैं जीवित जीवाश्म। लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आएगा सिकोया। इसके बाद क्या आएगा, सिकोया। सिकोया दुनिया में सबसे लंबा होता है, सबसे ये हो गया सिकोया। सिकोया, सिकोया ये सबसे लंबा होता है। क्या होता है, लंबा होता है। ये रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं।
जीवित जीवाश्म कहते हैं। और ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, वो सबसे लंबा होता है। सिकोया हो गया सबसे लंबा हो गया। साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस को क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। वो से कुछ नहीं होगा, वो से कुछ नहीं होता। हो गया। चीड़ जो होता है ना, चीड़, चीड़ के पेड़, इससे क्या हो गया? चीड़ का पेड़, चीड़ का पेड़ हो गया। चीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? चीड़ को इंग्लिश में कहते हैं पाइनस। इससे दो चीज निकलता है, एक तारपीन का तेल, तारपीन का तेल देखे होंगे, मशीन उसीन में डाला जाता है, पेंट वगैरह में मिलाया जाता है। दूसरा इससे निकलता है चिलगोजा, चिलगोजा। क्या मिलेगा भैया? चिलगोजा। तो चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन का तेल मिलता है और चिलगोजा मिलता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल और चिलगोजा मिलता है। हो गया। आगे बढ़ जा। देखिए, रोजवुड किसे कहते हैं? सबसे लंबा कौन सा होता है? सबसे लंबा कौन होता है? साइकस। कोया। ये देखिए साइकस का पौधा। तुम लोग इतना थोड़े दाम पूछ रहा है साइकस का। भैया ये साइकस है। और क्या दिखाना था? सिकोया। सिकोया जो ट्री होता है उसे सबसे लंबा ट्री कौन सा होता है? सिकोया होता है। इतना लंबा होता है कि बीच से काट के आप इसमें दरवाजा लगा सकते हैं। तो कुतुब मीनार टाइप के होते हैं। दिख जा भैया, क्या जीत कर रहा है? जैमिया तो छोटा होता है उसको चीड़ का पेड़ देख ली। यह है चीड़ का पेड़। चीड़ के पेड़ में लगने वाला फसल देखेंगे तो टाइप का होता है। चीड़ के पेड़ से हमें क्या निकलता है? चिलगोजा मिलता है। देख रहे हैं लोग? चिलगोजा। देखिए भाई, साइकस का पेड़ देखिए। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को कहते हैं। ये है आपका साइकस। ये क्या है? साइकस है। ठीक है, साइकस। इसका एक हिस्सा जो होता है इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। देख रहे हैं, ये मरे हुए हिस्सा है से इसका। ये क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म। क्या चीज है? ये साइकस है। साइकस, जीवित जीवाश्म कहा जाता है साइकस को। इसके बाद आता है सिकोया। सिकोया सबसे लंबा पौधा पेड़ होता है। नग्न बीजीय में सबसे लंबा कौन होता है? सिकोया होता है सबसे लंबा। आओ ना यार। देखिए कितना लंबा होते हैं सब। ये बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं सब सिकोया के पेड़। ये इतने बड़े भी होते हैं सब ना, इसके बीच से पेड़ काट के सड़क निकाल दिया जाता है। देखिए ये कितना लंबा है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ गाड़ी खड़ी है। देख रहे हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी है, फोर व्हीलर बस वगैरह खड़े हैं। पूरा इतना लंबा है। फिर सबसे लंबा कहा जाता है। चौड़ा भी होता है, इसमें बीच से काट के इसे सड़क निकाला जा सकता है। देख रहे हैं, पेड़ के बीच से काट के सड़क निकाल, बीचों पेड़ के बीचों में से काट दे। यहाँ यहाँ पेड़
दुनिया में जो पेड़ पाया जाता है, अगर उसमें आदमी के निकलने भर का जगह काट देंगे तो पेड़ ही गिर जाए। इतना भयानक होते हैं। आगे देखे। किसी को कोई दिक्कत है? अरे मोनी भारती क्या कर रही है, तेरा ब्लॉक कराने के लिए बोल रहा है ऐसा? बॉटनी का पीडीएफ डाल दिए रे बकलोलवा, अब क्यों डाला जाता है? इसके बाद अगर देखेंगे तो चीड़ का पेड़, चीड़ को क्या कहा जाता है भाई? चीड़ को कहा जाता है पाइनस कहा जाता है। चीड़ को कहा जाता है पाइनस। चीड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पाइनस कहा जाता है। देखिए ध्यान से, ये चीड़ का पौधा है। इसमें जो फल लगता है वो इस टाइप का फल लगता है। इस फल को फोड़िएगा तो उसमें क्या निकलेगा? चिलगोजा निकलेगा। ये है आपका चिलगोजा। क्या है? चिलगोजा। ते- ये पेड़ कौन सा है भैया? पाइनस है। पाइनस को क्या कहा जाता है? चीड़। चीड़ कहा जाता है। कि तीन क्वेश्चन पूछते हैं सब। पहला कि इससे क्या मिलता है, तो तारपीन का तेल, तारपीन का तेल मिलता है। दूसरा चिलगोजा मिलता है। चिलगोजा, चिलगोजा, चिलगोजा मिलता है। ये चिलगोजा, इसको फोड़ के खाया जाता है। ये हो गया। चिलगोजा बहुत महंगा मिलता है बाबू, 4,000 रुपये किलो है। 3 से 4 हजार रुपये किलो है। लो कैटेगरी का लेंगे तो 3,000 रुपये किलो मिलेगा, और हाई कैटेगरी का लेंगे तो 4,000 किलो मिलेगा। ये ड्राई फ्रूट होता है, जहाँ पे नारियल, गड़ी, छुहारा ये सब मिलते हैं सब, वहीं चिलगोजा मिलता है। इसको फोड़िएगा तो इसमें हेलोफाइटा था। वेरी गुड, हेलोफाइटा। देखिए वो जो था ना, एक संघ था। वो क्या था? संघ था। जैसे हम लोग जो है एक संघ है। हम लोग का कौन सा संघ है? कार्डेटा संघ है। हम लोग किस संघ में आते हैं? कार्डेटा में। उसमें भी स्तनधारी है। उसके बाद हम लोग खुद से एक डिवाइड कर लिए। क्या कि भैया हम यूपी के, तुम बिहार के, हम महाराष्ट्र के, तुम गुजराती। इसके बाद हम गोरे, हम नाटे, तुम काले। इसके बाद तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ईसाई। अलग अलग भी बांट लिए। तो बायोलॉजी ने जो बांटा है उसके अलावा कुछ फैमिली बना दिया गया है, ताकि उस फैमिली के चीजों को एक जैसे में रखा जा सके। जैसे एक फैमिली का ग्रुप है लीलिएसी, एसी। एक का नाम है ग्रेमिनेरी, ग्रेमिनेरी। एक का नाम है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। एक का नाम है सोलेनेसी, सोलेनेसी। एक का नाम है रूटेसी। मालवेसी कंपोजिटिव। ये देखिए इतनी अभी भी बहुत सारे ग्रुप है सब। इसके अलावा भी ग्रुप है सब, लेकिन ये फेमस ग्रुप है सब। इसमें क्वेश्चन आपको पूछता है। इसमें से क्वेश्चन जानते हैं, दो ही जगह से पूछता है। एक सोलेनेसी से पूछता है, एक मालवेसी से पूछता है, कंपोजिटिव, रूटेसी, ये सबसे पूछता है। इतना अगर आपको याद है ना, तो आप ये टेंशन फ्री हो सकते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना देंगे कि कौन किस फैमिली का है। अब एग्जाम डेट आना चालू हो गया जी। सेंटर आप लोग का बताना चालू हो गया। रात से चालू कर दिया सेंटर बताना। अब आप लोग चेक कर लेंगे किसका किसका सेंटर है। हाँ, स्कूल और कॉलेज, कॉलेज और उसका एरिया का नाम आपको बताएगा बाद में। लेकिन हाँ, आपको बता देगा कि आपका चेन्नई है कि लखनऊ है कि दिल्ली है, तिरुवनंतपुरम है, ताकि आप वहाँ जाने का इंतजाम कर सके। पूरा ट्रेन तो चलिए नहीं रही है सब, ट्रेन का एग्जाम हो रहा है। बहुत दिक्कत होगा इस पर जाने आने में। समझा? ये क्या प्रदीप, प्रदीप कौन चिल्ला रहा है रे इसमें?
चलिए देखिए, सब बेवकूफ सब इसमें दुका चिल्लाता है सर। लोग को समझ में नहीं आता है, बंद कर देंगे अभी तो। देखिए, लिली एसी में क्या आता है सब। लिली एसी में कैसे याद रखिएगा, याद रखने का सिंपल सा तरीका, दिमाग मत लगाइएगा। इसमें लहसुन प्याज आते हैं सब। लिली एसी में क्या आएंगे सब, लहसुन प्याज। याद रखने का तरीका, ल से लहसुन, ल से लिली एसी, लहसुन प्याज, लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज। लिली एसी में कौन आएगा, लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज। लिली एसी में याद रखने का तरीका, ल से लहसुन, ल से। ग्रेमिनेरी में क्या आता है, ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज। ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज। आप लोग को पता है इंग्लिश में ग्रेन किसे कहा जाता है, अनाज को कहा जाता है। ग्रेन किसे कहा जाता है, अनाज को। तो इसमें अनाज आएगा। इसमें क्या आता है, अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब किस में आएगा, सब इसमें आता है सब। गेहूं, चावल, अनाज आएगा, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें इसमें आती हैं सर। तो देखिए, ग्रेमिनेरी से मतलब क्या आता है, ग्रेन, खाने वाला अनाज आता है। लिलियसी में लहसुन प्याज, लिलियसी में लहसुन प्याज। ग्रेमिनेरी में, ग्रेमिनेरी में क्या हो जाएगा, ग्रेन वाले चीज आएंगे सर। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, इससे थोड़ा सा कुत्ता का टाइप का आ रहा है यार। इसको याद रखने का ट्रिक समझिए, कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, घुमा हुआ रहता है, गोल 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 रहेगा। तो जिस चीज में इस टाइप की चीजें आती है, जिसमें लत्तीदार ऐसे ऐसे छल्ले बने रहते हैं, उसको हम लोग लेके जाते हैं कुकुर बिटेसी में। कुकुर बिटेसी में लेके उसको चले जाते हैं सब। अब कुकुर बिटेसी की एक विशेषता ये क्या है कि इसमें मतलब ककड़ी हो जाते हैं सब, करेला वगैरह सब्जी टाइप के आ जाते हैं सब, जिसमें लत्तीदार होते हैं सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया, सब नहीं समझे। इस टाइप में देखिए, करेला इस टाइप के होगा मेनली इसमें। और क्या जाता है, तरबूजा, तरबूजा देखे वो भी इस टाइप का टिंडल टाइप का होता है तरबूजा। सब्जी टाइप का, लतीदार सब्जी वगैरह इसमें आ जाता है सर। इस टाइप का बनेगा कुकुर बिटेसी, कुत्ता की तरह बनने लगेगा तो समझिएगा कुकुर बिटेसी है। कुकुर बिटेसी में कुत्ता टाइप का बनने लगेगा। अब बताइए, लिली एसी में क्या है, लहसुन प्याज। लिली एसी में लहसुन प्याज। क्रेमिनेट याद रखिए बउआ, 10 दिन बाद एग्जाम है, अब आपको टाइम थोड़ी मिलने वाला है, अब दोबारा टाइम नहीं मिलेगा आपको। ग्रेमिनेरी में क्या हो जाएगा, गेहूं, चावल, ये अनाज वाले हो जाएंगे। कुकुर बिटेसी कुत्ता की तरफ पूंछ जिस तरह से घुमा घुमा रहता है, वैसे ही करेला हो गया, सब्जी हो गया, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, वो सब का पौधा इस तरह से लतीदार टाइप का होता है सब, वहां पे कुकुर बिटेसी में। कुकुर बिटेसी में आगे बढ़े। गर्मा फसल क्या भाई, याद देखो। तो लेने सी बताइए, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। आप बताइए तो, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। तो ये आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। सोलेनिन। इसमें क्या आ जाएगा, आलू आएगा। इसमें आलू आएगा। इसमें मेनली क्या आता है, आलू आता है। और क्या आता है भैया, टमाटर, टमाटर। आलू और टमाटर को सोलेनिन में रखते, सोलेनेसी में रखते हैं आलू टमाटर को। आलू टमाटर को सोलेनिन में रखा जाता है। रूटेसी देखिए, दांत का रूट, रूट मतलब क्या होता है, जड़ से समझ में आ रहा है। जब बोल रहा है रूटेसी में तो लगता है कि जड़ की बात कर रहा है, तो दांतों के जड़ की बात कर रहा है। याद रखने का ट्रिक यही है, दांतों के जड़ के लिए क्या अच्छा होता है, जितने भी खट्टे चीज होते हैं वो खाइएगा तो दांत के लिए अच्छे होते हैं सब। इसमें क्या आता है, खट्टा फल, खट्टा फल, नींबू वगैरह आते हैं सब, नींबू, संतरा, ये सब चीज आते हैं ऐसे किसमें, रूटेसी में। इसमें आएंगे सब रूटेसी है, क्योंकि दांतों के रूट के लिए अच्छा था, इसलिए इसमें रूटेसी में ये आएंगे सब। दोबारा याद रखिए, लिलियसी में क्या आएगा, आप बताइए लिलियसी में क्या आएगा। बोलिए अब। लिलियसी में लहसुन प्याज, ग्रेमिनेरी में अनाज, कुरबिटेसी में ऐसे लतीदार सब्जियां, सोलेनेसी आलू,
टमाटर। उसके बाद क्या था, रूटेसी, दांतों के रूट के लिए अच्छा रहेगा। कौन सा चीज आएगा भैया रूटेसी में? तो रूटेसी में आ जाता है आपका नींबू, संतरा, ये सनी, ये खट्टे फल आते हैं। अब मालवेसी में क्या आएगा? भिंडी आएगा। मालवेसी, मालवेसी देखिए, मालवेसी में उस चीजों को रखा जाता है जिसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जैसे भिंडी को तोड़ेंगे ना तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। कपास को तोड़ेंगे तो उसमें से निकलेगा। कपास को तोड़ेंगे ना तो क्या होगा, उसमें से भी चिपचिपा टाइप का निकलेगा। गुड़हल का फूल तोड़ेंगे तो उसमें से भी निकलेगा। इसमें लस इसमें लसलसा पदार्थ रहता है मालवेसी में। जैसे भिंडी, क्या चीज? भिंडी। भिंडी को ऐसे तोड़िएगा ना तो देखिएगा उसमें लसलसा पदार्थ निकलेगा। गुड़हल का फूल देखे हैं? गुड़हल, गुड़हल पौधा, अड़हुल का पेड़, उसमें से आदमी उसका रस चूसता था, ऐसे तोड़ के लसलसा निकलता था, जड़ में से चूसता था, मीठा मीठा लगता था। गुड़हल। कपास, उसमें भी लसलसा रहता है, सूख जाने के बाद सही हो जाता है कपास। तो मालवेसी में क्या हो जाता है, लसलसा पदार्थ पाए जाते हैं। मालवेसी में लसलसा पदार्थ पाए जाएंगे। किसी को दिक्कत? मालवेसी में क्या पाया जाएगा? लसलसा पदार्थ पाया जाएगा। याद रखने का ट्रिक समझिए, लास्ट टाइम में यही है। मालवेसी में क्या आएगा? भिंडी, गुड़हल, देखिए रूटेसी में दांतों के लिए अच्छे, क्रेमिनेरी में अनाज, लिलिएसी लहसुन प्याज, सोलेनेसी आलू टमाटर, कुकुरबिटेसी लत्तीदार वगैरह। मालवेसी में चिपचिपे वाले आ जाएंगे, सब भिंडी आ जाएगा, ये आपका गुड़हल का फूल आ जाएगा यहाँ पे। कंपोजिटिव में आएगा। अब ये कंपोजिटिव, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा एगो एग्जांपल पूछता है सूरजमुखी का। तो पूछेगा कि सूरजमुखी किस में आएंगे सब। तो देखिए इसमें सूरजमुखी आएगा, गेंदा आएगा, ये सब जितने भी फूल आते हैं ना ये सब इसमें आ जाएगा, सब इसमें पीले फूल टाइप के आएंगे सब। बेसिकली गेंदा भी आता है, लेकिन गेंदा से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि गेंदा आता है या नहीं। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा है सूरजमुखी से पूछा है, तो इसलिए उतने याद रखिए जो पूछता है सूरजमुखी। सूरजमुखी, गेंदा, सूरजमुखी और गेंदा, सूरजमुखी और गेंदा, इतना अगर आप याद रखें तो आप समझिए कि आपको एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछते हैं सब। पादप फैमिली में इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। पादप जगत हम बढ़ा दिए हैं, अब पुष्पोद्भिक, पुष्पोद्भिक इसमें कंफर्म इससे क्वेश्चन आते हैं सर। इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लिलिएसी में लहसुन प्याज, चार बार बोलिए आंख बंद करके, सब लोग का आंख बंद रहना चाहिए। लिलिएसी में क्या होगा? लहसुन प्याज। ग्रेमिनेरी में अनाज, ग्रेमिनेरी में क्या आ जाएंगे सर? अनाज, गेहूं चावल जर बाजरा। कुकुरबिटेसी, कुत्ता के पूंछ की तरह, नेनुआ हो गया, ये सब हो गया सब। करेला हो गया, तरबूजा खरबूजा का पौधा हो गया, ये सब कुत्ता के पूंछ की तरह वो लतियाते रहते हैं सर, इस टाइप का। सोलेनेसी, आलू में टमाटर में, आलू टमाटर एक के सब्जी में जानबे करते हैं। रूटेसी, दांतों के रूट के लिए अच्छा। ये कोई फार्मूला नहीं है, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। समझेगा सर? सर ये फार्मूला है, ठीक है यार, याद रखने के लिए, लास्ट टाइम में याद रख लेने के लिए। दांतों के लिए अच्छा है रूटेसी। कौन सा? लहसुन ये खट्टे फल। मालवेसी में चिपचिपा पदार्थ, भिंडी, गुड़हल, ये सब चीजें, कपास, ये आ जाता है। कंपोजिटिव में सूरजमुखी और गेंदा दोनों एक ही जैसे फूल होते हैं। हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? अगर याद हो गया तो बोलिए हम आगे बढ़े। याद हो गया ना? हो गया बाबू? मिटा दे? आप लोग एक चिरकुट पे पहले लिख के दिखाइए, तब हम समझेंगे याद हो गया, नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं। आप इसको अपने मन से, हम यहाँ देखिए इसको इधर कर दे रहे हैं। हम यहाँ पादप कुल लिखे हैं सातों। आप इन सातों के अंदर जो परिवार में आते हैं उनको लिख के दिखाइए, किसी चिरकुट किसी कागज पे खटाखट खटाखट लिखिए। छोटे लहसुन को लह लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। आप इसको फटाफट लिखिए, तब हम समझेंगे, बिना देखे, बिना देखे फटाफट लिखिए। हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट समय देते हैं हम आपको, फटाफट।
जल्दी जल्दी सातों। फिर हम आपको पेड़ पौधों में होने वाली बीमारी पढ़ाएंगे। बीमारी के बाद हम आपको पेड़ पौधों में होने वाला फोटोसिंथेसिस पढ़ा देंगे। फोटोसिंथेसिस के बाद हम आपको इकोसिस्टम बता देंगे। इकोसिस्टम के बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद ये हमको 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 25 तारीख नहीं, बीच में सैटरडे संडे है ना, सैटरडे संडे में 2-2 घंटा क्लास लेंगे तो इससे पहले ही खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा ना तो जो जो चैप्टर छोड़े हैं एक बार हम रिवाइज करा देंगे। तो आपको बोले थे यूट्यूब पे देखने के लिए, उसको रिवाइज करा देंगे। याद हो गया ना? ये बेवकूफ कर है सर, इसका इंग्लिश बताइए। ये हिंदी नहीं है रे भाई, ये इंग्लिश ही है, इसका हिंदी नहीं है। यार कितना सीधा होता है सीबीएसई बोर्ड का लड़का। उसको ऐसे लिखिएगा ना, ऐसे लिख देंगे मिल्क, तो कहेगा कि सर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऐसे लिखिए मिल्क। हो गया। अब देखिए डिजीज, पौधों में होने वाली बीमारी। पौधों में होने वाली बीमारी, देखिए पौधों में ज्यादातर जो बीमारी होती है ना, वो कवक के कारण होती है। पौधों में ज्यादातर बीमारी कवक के कारण होती है। इसमें अगर आपको कुछ याद ना आए कि ये किसके कारण होता है तो सीधे मार दीजिएगा कवक के कारण। जैसे गन्ने का बीच में लाल रंग देखे होंगे, गन्ना चूसे हैं कि नहीं चूसे? गन्ना देखे हैं? गन्ना ईख, ईख देखे हैं कि नहीं गन्ना? तो गन्ने के बीच में आपने देखा होगा लाल रंग का एक तो बीमारी का धब्बा बन जाता है, देखे हैं? तो वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। रेड डॉट कहते हैं उसको, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट के नाम से उसे जाना जाता है। किसके कारण हो जाता है? कवक के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है भैया? कवक के कारण हो जाता है। तो बीमारी पेड़ पौधों में ज्यादातर कवक के कारण होती है। सबसे मस्त एग्जांपल है गन्ना वाला, ये याद रखें। अब इसमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किसी दूसरे पदार्थ की कमी के कारण होता है। जैसे जिंक की कमी से कोई बीमारी हो जाती है, जिंक की कमी से क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। कभी कभी बोरॉन की कमी से कोई बीमारी हो जाती है। कभी ऑक्सीजन की कमी से, बोरॉन, कभी तांबा की कमी से कोई बीमारी हो जाती है। कभी ऑक्सीजन की कमी से बीमारी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से भी क्या हो जाती है? सब बीमारियां हो जाती हैं। सब पेड़ पौधों में ऑक्सीजन अगर कम रहेगा ना तो बीमारी हो जाएगा। कभी कभी मैग्नीज के कारण कोई बीमारी होगी, मैग्नीज के कारण। कभी फास्फोरस की कमी से कोई बीमारी होगी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं पौधों में किसी न किसी कमी से होती है। आप बताइए हमको आंसर दीजिए कि किस दूसरे पदार्थ की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। पौधों में डिफिशियंसी डिजीज भी हो जाते हैं। तो आपको याद घबराने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन है हम आपको वो पहले बताते हैं। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा कि जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग हो जाता है। धान का कौन सी बीमारी? खैरा बीमारी। बीमारी खैरा, मतलब धान की जो बाहरी खुद्दी होती है वो सड़ जाती है। हालांकि खैरा बीमारी जिस चीज में होता है जिंक की कमी से हो जाता है। खैरा का मतलब क्या होता है? बाहर का पत्ती पे काला काला धब्बा हो जाता है। आप अमरूद खरीदे होंगे, अमरूद हरे रंग का होता है, पक गया तो ग्रीन और येलो का मिक्स होता है, लेकिन उस पे काला 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 एक गुच्छा में धब्बा देखे होंगे आप लोग। वो क्या है? खैरा रोग है। आप अनार खरीदेंगे ना, अनार, तो अनार में भी आप अगर देखेंगे तो अनार जो रहेगा सब ठीक ठाक रहेगा इस तरह से, अनार। लेकिन यहाँ आप देखेंगे उसमें जगह जगह पे इससे काला काला धब्बा रहेगा। इसे कहीं 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 काला काला धब्बा रहता है, उसके लाल वाले उसमें कहीं कहीं काला धब्बा बन जाता है, उसको खैरा बीमारी कहते हैं। अगर ये अनार है तो बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि अनार का एरिया बड़ा है और छिलका मोटा होता है। धान का एरिया भी छोटा होता है, छिलका भी पतला होता है, धान को खराब कर देता है। अगर आप इस खैरा बीमारी को अगर आप छोटा में लेते हैं, ये इसके छिलका को छेद के अंदर घुस जाएगा, और अंदर जब घुस जाएगा तो अनार के लाल दाना को भूरा कर देता है। अनार के लाल दाना को क्या कर देता है? भूरा कर देता है। समझ में आ गया ना? आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अनार के लाल दाना को क्या कर देता है? भूरा कर देता है।
ये किसके कारण होता है? धान का खैरा रोग जिंक की कमी से, जस्ता की कमी से हो जाता है। बोरॉन की कमी से क्या होता है? आप इसको अक्सर महसूस किए होंगे, जो गोभी होता है, गोभी, गोभी भूरा हो जाता है। गोभी क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। आप कहते हैं कि गोभी भूरा क्यों हुआ है? तो दुकानदार कह रहा है कि बोरा में आता है ना, बोरा में तो रगड़ा के भूरा हो गया। बोरा में आता है तो रगड़ा के भूरा हो गया है। तो बोरा में आता है तो रगड़ा के भूरा हो गया है, तो बोरान की कमी से हुआ है, वो बोरा के रगड़ाने से नहीं हुआ है, वो बोरान की कमी से हुआ है। तो कहते हैं लोग कि ये बोरा में रगड़ाने से हुआ है, गलत बात है। हुआ है किसके कारण से? बोरान के कमी के कारण से। तो कहते हैं बोरा में रगड़ा। ये हमेशा याद रखिएगा, जिंक के कमी से क्या होता है? धान का खैरा रोग। बोरा में रगड़ाने से गोभी भूरा नहीं होता है, वो बोरान की कमी से हो जाता है। जिंक की कमी से काला हो जाता है। तो जिम करे, तांबा की कमी से नींबू जो होता है, नींबू काला हो जाता है, नींबू काला हो जाता है। तांबा की कमी से नींबू काला हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कोई दिक्कत? तो याद रखने का तरीका समझिए क्या है। तांबा जो होता है ना, तांबा, ये आपको इधर उधर, अगर आपके शरीर में तांबा की मात्रा ज्यादा है, आप इधर उधर, आपका मन नहीं भटकेगा, देखिएगा इधर उधर चक्कर पकड़ नहीं करेंगे तांबा की अधिकता के होने। शरीर में अगर तांबा ज्यादा है तो ये साधु संत को देखिएगा, तांबे के बर्तन में पानी पीते, तांबा के बर्तन में खाना खाएंगे, ताकि उनके शरीर में तांबा की मात्रा है, तो ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करे सर। इधर उधर चक्कर पकड़ करेगा तो बाबा रामदेव ही हो जाएंगे, आसाराम हो जाएगा। नींबू की मात्रा भी शरीर में ज्यादा रहेगी तो आपको भी ज्यादा चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मात्रा को कंट्रोल। दोनों एक ही टाइप के होंगे सर, याद रखिए। यहाँ पे कॉपर की कमी के कारण क्या हो जाता है? कॉपर की कमी से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है भैया? कॉपर की कमी से क्या होगा? कॉपर की कमी से नींबू का काला रोग हो जाता है। कॉपर की कमी से नींबू के अंदर क्या हो जाता है? काला रोग। ऑक्सीजन की कमी से आपको पता है, आलू में ना क्या हो जाता है? काले रंग के रिंग पड़ने लगते हैं। आलू में काले रंग के रिंग पड़ते हैं। आलू क्या हो जाता है? काला हो जाता है। आलू काला हो जाता है। हरा क्यों होता है? तो उस टेनिन के कारण हरा होता है। आलू आप खरीदते हैं ना, देखते हैं क्या हो जाता है? काला हो जाता है। घर की महिलाएं क्या करती है? काटती है, देखती है काला हो गया है, कौन कोना काला हुआ है, वो कोनवा को काट के फेंक देती है। उधर ऑक्सीजन की कमी थी, तो सब्जी बनिए जाएगा। कभी कभी बिचवा में काला हो जाता है, तो उसको काट काट के निकालते हैं। और अगर आप बिहार में हैं, बिहार में जो फोचका खाता है, गुपचुप, पानी पूरी, तो बिहार में ना आलू फोड़ देता है, आलू का चोखा भरता है सब, बाकी जगह पे छोला भरा जाता है, वहाँ चोखा भर देता है। और आलू छीलेगा आपके सामने। और भाई दी आलू काला है ना, देखेगा कोई, कोई देख नहीं ना रहा है, अगर कोई नहीं देखेगा तो उसी में फोड़ देगा, कह बीमारी वाला को ऑक्सीजन की कमी था, फोड़ देगा उसी में, और उसी में काच देता है, इसे ले ले, अब भर के खिया देगा, ला खा लो, जो यहाँ बीमारी लेके जाओ। जब ध्यान दीजिएगा वहां, सत्ते फोड़ देगा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, और ध्यान देंगे तो सोच के उसमें से फेंक देगा ऐसे, ला इनसे काला हो गया था, कहेंगे क्या फेंक, अरे चटा गया था तो काला हो गया। आया थोड़ी ऑक्सीजन की कमी, इसकी कमी से हुआ है, ऑक्सीजन की कमी से हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सोलेनिन हरा रंग। अब ये देखिए, ये होता है मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से क्या होता है? सल्जम जो होता है, सल्जम, सल्जम में पानी आ जाता है, सल्जम में पानी भर जाता है। चुकंदर जो होता है, चुकंदर काले रंग का, सल्जम गोरे रंग का होता है। वो बहुत टाइट फल होते हैं सब, लेकिन उसमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। इसके कारण मैग्नीज, किसके कारण हो जाता है? मैग्नीज के कमी की, मैग्नीज की कमी के कारण संजम में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। संजम की वाटर से वाटर कोर कहा जाता है। फास्फोरस के कारण लीची की जो पत्तियां होती हैं, लीची में होता है, लीची, लीची की जो पत्ती होती है मुरझा जाती है। लीची की पत्तियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। इसमें से लीची जो होता है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। पत्तियां ही पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, और वही छोटी हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगा। ये एक बीमारी थी डिफिशियंसी डिजीज,
कौन सी डिजीज? डेफिशिएंसी डिजीज। पेड़ पौधों में होने वाली बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज। बोरॉन की कमी से, जस्ता की कमी से बताएंगे क्या होगा? जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग, जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग। बोरॉन की कमी से गोभी का भूरा हो जाना, बोरॉन की कमी से का भूरा हो जाना। तांबा की कमी से का काला हो जाना। ऑक्सीजन की कमी से आलू का काला हो जाना। मैग्नीज की कमी से शलजम का सब में पानी भर जाना। और फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? लीची के पत्तियां होती हैं लीची। अब इसके बाद जो बीमारी देख लेते हैं, जीवाणु द्वारा कौन कौन सी इनमें बीमारी होती है? तो जीवाणु द्वारा अमूमन बीमारी में मेनली 3 बीमारी। अंगमारी हो जाती है एक ठो, रोग हो जाता है, साइट्रस कैंकर हो जाता है। ये किसके द्वारा था? डिफिशियंसी डिजीज। अब इसके बाद जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा बीमारी। देखिए इसमें एक धान में होता है, एक गेहूं में होता है, और एक नीम में होता है। धान में होता है अंगमारी, अंगमारी। धान विकसित ही नहीं हो पाता है, छोटा रह जाता है। अंगमारी रोग, अंगमारी रोग हो जाता है। गेहूं में टुरू रोग, टुंड्रा रोग हो जाता है। गेहूं में क्या हो जाता है? टुंड्रा रोग हो जाता है। गेहूं की पत्ती नहीं लगेगी, पत्ती झड़ जाएगा तो गेहूं लगेगा। अंगमारी में धान छोटे में। साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर में कौन सा हो जाता है? साइट्रस कैंकर में, साइट्रस कैंकर में कौन सी बीमारी? साइट्रस कैंकर जीवाणु के कारण होता है। के कारण होगा जीवाणु के कारण। गेहूं का टुंड्रा रोग, गेहूं में कौन सी बीमारी होगी? टुंड्रा रोग। किसके कारण? जीवाणु के कारण। धान में अंगमारी, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। धान का खैरा रोग और धान की अंगमारी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। धान का खैरा रोग और धान की अंगमारी रोग के कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। इसके अलावा विषाणु के कारण देखिए, यानी वायरस के कारण कौन? देखिए वायरस के कारण सबसे बड़ी बड़ी बीमारी होता है मोजैक रोग, जैक रोग, जैक रोग। अब ये मोजैक रोग कहाँ होता है? बेसिकली ये तंबाकू में होता है। पत्तियां सड़ने लगती हैं, पत्तियों के सड़ जाने को क्या कहते हैं? मोजैक रोग कहते हैं। पत्तियों के सड़ जाने को मोजैक रोग के नाम से जानते हैं। पत्तियों के सड़ जाने को क्या कहते हैं? मोजैक रोग कहते हैं। पत्तियों के सड़ जाने को मोजैक रोग कहते हैं। एक और चीज होता है फंकी टाइप ऑफ बनाना, फंकी टाइप ऑफ बनाना। केला छोटा छोटा हो जाएगा, फंकी टाइप ऑफ बनाना, इतनी इतनी केली हो जाता है। वायरस के कारण क्या हो जाता है? केली हो जाता है। क्या होता है? रंग बदल जाना, पत्ती का रंग उड़ना, उड़ जाना, पत्ती का रंग उड़ जाना। अब देखिए, अब 2-3 बीमारी आप से याद रखिएगा, जीवाणु से। 3 बीमारी विषाणु से याद रखिए, बीमारी जीवाणु और 3 बीमारी विषाणु से याद। और इसके बाद देखो कवक से याद रखिए, कवक से। कवक से कौन सी? रेड रॉट ऑफ, रेड रॉट। रेड रॉट कहाँ होता है? गन्ना में होता है। रेड रॉट किस में होता है? गन्ना में होता है। रेड रॉट गन्ना में होगा। हो गया। तंबाकू को खैनी बोला जाता है बिहार में। तंबाकू को क्या कहा जाता है? खैनी बोला जाता है। 3 बीमारी आप जीवाणु से याद रखेंगे। कौन कौन सी जीवाणु से बीमारी वाली? धान में अंगमारी, गेहूं में टेरा, नींबू में साइट्रस कैंकर। और विषाणु से याद रखेंगे,
कोई पहचान के ना मोजेक रोग पत्ती सड़ा दिया, मोजेक रोग पत्ती सड़ा देगा। और नहीं, अगर सड़ा नहीं पाया समझ जाइएगा कि ये पत्ती का रंग बदल देगा। अगर पत्ती सड़ नहीं पाया तो पत्ती का रंग बदल देगा। दूसरा, बैंकी टैप ऑफ बनाना, बंकी टैप ऑफ बनाना केला का विकास रोक दे, टैप ऑफ। उसके बाद जो होते हैं सब, कवक द्वारा कौन सा बीमारी होता है, रेड रॉट। कवक द्वारा होने वाली बीमारी में रेड रॉट, कवक द्वारा होने वाली बीमारी में रेड रॉट, कवक द्वारा होने वाली बीमारी में रेड रॉट। कोरोना हो जाता है, एक तो पूछ रहा है, कोरोना हो जाता है। हाँ, वही समझो भाई, कोरोना हो जाता है। कोरोना तो हम लोग में होता है वायरस द्वारा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बीमारी वाला टॉपिक देखिए सब लोग ध्यान, बीमारी वाले टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। हमारी तो कोशिश रहती है आपको समझा दे, अच्छे से समझा सके। कुछ ऐसी चीज होती है याद करना ही पड़ेगा आपको, उसमें याद नहीं करना, उसमें तो हम आपको बता ही देते हैं। ये आपका हो गया बीमारी। आपको पादप फैमिली भी पढ़ा दी है, पादप के होने वाली बीमारी भी याद रखिएगा आप इस पादप में होने वाली बीमारी। अब हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से पहले हम आपको वाष्प उत्सर्जन पढ़ाते हैं। वाष्प उत्सर्जन, इवापोरेशन, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, एवापोरेशन, एवापोरेशन वाष्प उत्सर्जन। देखिए, जहाँ जमीन होती है तो पेड़ पौधों की जड़ जमीन के नीचे तक रह रहता है, इसके ऊपर पौधा होता है। पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये पानी को क्या कर देती हैं, पौधे की पत्तियां जो होती हैं इस पानी को, नीचे से जो पानी होती है इस पानी को उड़ा देती है। ये जो पानी सोख के ऊपर आ रहा है, इस पानी को ये पत्तियां क्या करती हैं, उड़ा देती हैं पानी को। पानी की इसी उड़ाने की घटना को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन एवापोरेशन की क्रिया कहते हैं। हम आपसे कहेंगे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कैसी है, जल की हानि हो जाती है, अतः यह जल हानि की क्रिया है। बरसात में हो दिक्कत नहीं, ठंडी में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार अगर गर्मी के दिन में पानी उड़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। एगो तो पानी मिलता नहीं है, उसमें से उड़ा दिया तब, इसीलिए गर्मी में क्या आ जाता है, पतझड़ आ जाता है। गर्मी में पतझड़, पतझड़, पतझड़। पेड़ पौधे कितने होशियार हैं सब, जानते हैं ऐसे कि ये पत्ती जो है वाष्प उत्सर्जन करके पानी उड़ा देगा, वाष्प उत्सर्जन करके पानी उड़ा देगा। उससे अच्छा इसी को गिरा दो, क्या करो, पत्ती को गिरा दो। गर्मी के दिन में अप्रैल मई के महीने एक मौसम आता है जिसे लोग कहते हैं पतझड़ का। क्या होता है, पतझड़ का मौसम। इस बार पतझड़ का मौसम तो लॉकडाउन ने मार दिया, पता ही नहीं चला कब पतझड़ खत्म। क्योंकि अप्रैल और मई दो ऐसे महीने थे इसमें जो पिटाई हुई थी का कोई हद नहीं, लोगों के लिए पतझड़ आ गया था। इसे हम बताइए, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में जल का लाभ होता है या जल की हानि, जल की हानि होती है। वाष्प उत्सर्जन कौन करता है, पत्तियां करती हैं। वाष्प उत्सर्जन करता कौन है, या गर्मी की पतझड़ आ जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं। वाष्प उत्सर्जन को नापते किससे हैं, इसे नापने वाली मशीन को कहते हैं पोटोमीटर। क्या कहते हैं, पोटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटोमीटर कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन के कारण ही जहाँ ज्यादा जंगल होता है वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। कंसेप्ट समझ में आया, ज्यादा जंगल रहेगा पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे, वहां से वाष्प उत्सर्जन बहुत ज्यादा मात्रा में, और ये पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा। जब ये पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा तो ऊपर जाके बादल का निर्माण, बादल का निर्माण करने से बादल बन, वहां पर वर्षा ज्यादा होगी। अधिक पेड़ पौधे जहाँ हो वर्षा ज्यादा होती, याद रखिएगा।
वर्षा ज्यादा होने से पेड़ पौधे ज्यादा नहीं हो जाते हैं। पेड़ पौधे अगर ज्यादा रहेंगे तो कम करा देते हैं। घटना को हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद पढ़ना है आपको फोटोसिंथेसिस। वाष्प उत्सर्जन यानी इवापोरेशन की घटना उसी पौधे में होगी इसकी पत्तियां ज्यादा चौड़ी होती। इसी वजह से रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को पत्तियां चौड़ी हो गई, ये पूरा पानी उड़ा देंगी। एक तो रेगिस्तान में जल्दी पानी, उसपे से अगर पत्तियां चौड़ी हो ये हमारे उड़ा देगी। इससे अच्छा रेगिस्तानी पौधे में पत्ती बड़ी बड़ी नहीं होती। याद रखिएगा, रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां बड़ी नहीं होती और पत्तियां कांटे का रूप ले। रेगिस्तानी क्षेत्र में वाष्प बचाने की पत्तियां कांटे का रूप ले। वाष्प उत्सर्जन यानी इवापोरेशन आपको समझ में आ रहा होगा। पत्तियां के कल जहां ज्यादा होंगे वहां वर्षा। किसी को इतना में दिक्कत तो बताइए। कैक्टस वगैरह में कांटा हो जाता है। एवरग्रीन प्लांट ज्योग्राफी में पढ़ना है। दुनिया में ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो एवरग्रीन प्लांट है। हर पौधे की पतझड़ की मौसम आती ही है, आती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट उसे कहा जाता है। इतना ना वेराइटी के पौधे रहते हैं, 100-200 वेराइटी के पौधे होते हैं। 10 वेराइटी के पौधे ऐसे हैं जो जनवरी में पत्ती गिराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 90% तो पत्ते बचे हैं ना। कल में पता ही नहीं चलता है पतझड़ आया है। जनवरी में उनके पौधे गिरे, फरवरी आ गया पौधा, फरवरी में दूसरे पौधों ने पत्तियां गिराई हैं, मार्च में किसी और ने गिराया। एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार जंगल होते हैं, ये भी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन उनके पत्तियों गिराने की समय अलग अलग होता है क्योंकि उसमें कई वेराइटी के पौधे पाए जाते हैं। इसलिए वो जंगल हमेशा ही हरा भरा हो। और जो हम लोग के और जंगल होते हैं, इस जंगल में बहुत ज्यादा वेराइटी के पौधे नहीं होते। इस वजह से ससुरा एक के बार में सब पत्तियां गिरा देते हैं, जंगल हो जाता है, फाक हो जाता है, ये पार से आ गया इन लोगों को। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रकाश उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो स्टैटिक जीके का हिस्सा है। इस फोटोसिंथेसिस और इकोलॉजी पढ़ाएंगे। उसके बाद जेनेटिक्स और पोल्यूशन, 4 चैप्टर बच जाएगा। फोटोसिंथेसिस, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड पोल्यूशन, ये 4 चैप्टर बच जाएंगे। ये 4 चैप्टर जब हो जाएगा आप कहिएगा कि सर थे, मतलब जो हम बोल दिए थे पे देखे थे लोग कि नहीं देखे थे, पे देखे थे लोग ना। ट्रांसपिटेशन, हाँ, वाष्प उत्सर्जन को इवापोरेशन नहीं ट्रांसपिटेशन कहते हैं। इवापोरेशन, ट्रांसपिटेशन, ट्रांसपिटेशन। ये ट्रांसपिटेशन बायोलॉजिकल नाम है, इवापोरेशन फिजिकल नाम हो जाएगा। ट्रांसपिटेशन बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन को, ट्रांसपिटेशन बोलते हैं। मौका सब नहीं देखा था सब तो दिक्कत हो जाएगा। तो देख लीजिए यूट्यूब पर, ऐसे बताएंगे तो एक ही दिन में सब रिवाइज करा देंगे। चलिए कल करेंगे लोग, अगला क्लास कल। ज्योग्राफी, ये पॉलिटी का क्लास जैसे चलता है, सॉरी, रात को 8 बजे वैसे ही आपका क्या चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा। रात 8 बजे भी चलेगा, 8 से 10 चलेगा, 8:30 से 10 चलेगा, फिर 11:30 से 1 चलेगा। 2 बार रात में केमिस्ट्री का क्लास होता है, जाता है। चलिए देखिए, यहाँ समझिए। प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधे जब अपना खाना बना लेते हैं तो इन्हें हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। कुछ पौधों को कड़ी धूप चाहिए होती है, तो कड़ी धूप जिन्हें चाहिए होती है उन पौधों को हम लोग कहते हैं ये आउटडोर प्लांट है, ये बाहर में ही रहेंगे। लेकिन कुछ पौधों को केवल प्रकाश की रोशनी चाहिए होती है, रोशनी, तो उन्हें इंडोर प्लांट कहते हैं। इंडोर वो अंदर ही लग सकते हैं, कमरे के अंदर ही। कुछ फूल आते हैं ऐसे जो कमरे के अंदर लग जाते हैं,
लेकिन अगर आप सोचिएगा आम का पेड़ कमरे के अंदर लगा दे तो नहीं लगेगा। तो छोटे पौधे ही अंदर लग सकते हैं इंडोर। धूप नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी ज्यादा नहीं चाहिए रहता है, 2% चाहिए रहता है। लेकिन कभी कभी ना ये रेंज पूछ देता है, तो 5 से 10% का रेंज हो जाता है, क्योंकि इसकी कैटेगरी में कई सारे पौधे आ जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी के पौधे आ जाएंगे सभी यहाँ पे, अगर वो रेंज की बात करेगा तब। अदरवाइज में वो 2% में काम चला लेगा। यानी शाम हो जाता है, सूरज ढलने के बाद भी जो थोड़ी सी रोशनी बच जाती है, ये उस रोशनी में भी अपना भोजन बना लेते हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें आर्टिफिशियल रोशनी की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल रोशनी से ये काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो कितना क्या क्या चाहिए, तो भैया 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और 12 ठो जल चाहिए। पानी का मात्रा 12 होना चाहिए, 12 गुना इससे जल। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, 6, और जल कितना चाहिए, 12। याद रखने का तरीका क्या है, जल की जरूरत ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत कम होती है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज्यादा लेते हैं, तो जल की जरूरत हो गई ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई कम। तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 CO2 प्लस 12 H2O, 12 H2O। अब इसमें दो चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा है, एक सूरज के प्रकाश की जरूरत है, वहां पर धूप की जरूरत नहीं, सूर्य का प्रकाश भी रहेगा तो भी चलेगा, फोटोसिंथेसिस थोड़ा धीमा होगा लेकिन चलेगा। उसके बाद क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए। अब आप बताइए भैया, क्लोरोफिल कहाँ होता है, केवल पत्तियों में होता है या तना में भी होता है, तो भाई पत्ती और तना दोनों में होता है। क्लोरोफिल पत्ती और तना दोनों में होता है। कैसे दोनों में होता है, ये हरे रंग के चीज में पाए जाते हैं सब। अब पत्तियां तो हरी होती ही होती हैं, साथ साथ जो तना होता है उसको भी हल्का छील दीजिएगा ना, तना को भी हल्का छीलिएगा तो वो भी ग्रीन कलर का दिखता है, हल्का सा, वो भी कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का। इसलिए पत्तियां भी कर देती हैं और तना भी कर देता है, बोथ हो जाएगा। इसलिए गलत कभी मत लगा दीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि गलती से मार देंगे आप लोग की नहीं, केवल पत्तियां करती हैं। पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिर जाने के बाद तना भी प्रकाश संश्लेषण का काम कर देता है। इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे लोग, एकदम स्पष्ट कि कौन करता है, तो भैया दोनों करता है। अब इसके बाद क्या होगा, पेड़ पौधों का मुख्य भोजन क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, C6H12O6 क्या हो गया। अब इसके बाद बचेगा क्या, अब ये भी पूछता है ना भैया बचेगा क्या। अब आप इधर से रिएक्शन को बैलेंस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या बचने वाला है। तो उस साइड में क्या बचेगा, एक तो बन गया आपका भोजन उसका। इसके बाद क्या बचने वाला, हमको क्या मिलता है भैया, ऑक्सीजन। तो 6 भाग ऑक्सीजन के मिलते हैं, 6 भाग क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन के मिल जाते हैं। और बाकी बचे, पानी बच जाता है, बाकी क्या बच जाता है, पानी बन जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। याद रखिए, इसको देख लीजिए आप, बैलेंस है। और नहीं तो याद रखने के तरीके भी अलग अलग है। बैलेंस कैसे है, देखिए भैया 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ था। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए कितना है सेकंड नंबर पे, इधर 2 ऑक्सीजन, 2 में 6 का करेंगे तो 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 12 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी टोटल 24 ऑक्सीजन इस साइड है। ऑक्सीजन उधर भी 24 होना चाहिए। तो देखिए कितना है, यहाँ है, ये यहाँ है ना। और यहाँ देखिए अकेले 12 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 में 6 का गुणा है। तो अब 12 यहाँ, 6 यहाँ, 18, 12 6 18। और यहाँ 6 का गुणा इसमें करेंगे, 18 6 24। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब उसके बाद नंबर किसका आता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितना है, 24 हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन इधर का 2 का गुणा है तो 2, अब इसमें 12 का गुणा करेंगे 24। तो 24 हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए। देखिए 12 यहाँ हो गया हाइड्रोजन, और ये देखिए 6 दूनी 12, तो 12 12 24 हाइड्रोजन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। एग्जाम में इतना बैलेंस करते रहिएगा, दिमाग में को बैठाइएगा कि पेड़ पौधों को चाहिए क्या, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। पेड़ पौधों को चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो अब याद रख कैसे रखेंगे, इधर CO2 कम चाहिए 6, या सारा खेल 6 और 12 का है, देख रहे हैं, यहाँ 6 यहाँ 12, यहाँ 6 यहाँ 6। तब यहाँ देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और 12 भाग जल चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 भाग जल चाहिए। और किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की उपस्थिति। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए भैया, इनको इनको होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, के पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अदरवाइज वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे नहीं। यहाँ क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, हाइड्रेट। ये पेड़ पौधे अपने पास रख लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, बाहर निकल जाता है, बाकी जल बन वाष्प बन के भी निकल जाते हैं सब। लेकिन पिछली बार रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि लड़के कंफ्यूज हो गए सब। हालांकि बहुत ज्यादा दम नहीं था क्वेश्चन में, उसने कहा कि पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है। तो लड़कों ने याद करके क्या था, सर बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन उसमें ऑप्शन में था अकार्बनिक, अकार्बनिक
दूसरा क्या था, कार्बनिक। दूसरा क्या था भैया, कार्बनिक था। तो कार्बनिक और अकार्बनिक, तो इसमें देखिए, इसमें कार्बन है कि नहीं है, कार्बन है, तो ये क्या बना था, कार्बनिक बना था। कार्बन है इसलिए कार्बनिक बना था। कार्बन है इसलिए क्या बना था, कार्बनिक बना था। कार्बन होने की वजह से ये क्या बना था, कार्बनिक बना था। तो इसलिए हमेशा याद ये रखिएगा कि क्वेश्चन घुमाए तो आप कंफ्यूज नहीं, कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कार्बनिक होता है, क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। अब इसमें दो चीजें पूछेगा, कहेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन जो निकलता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन निकलता है जल के अपघटन से। जल के अपघटन से। जल के अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है, पानी के टूटने से। पानी के क्या होता है, टूटने से। ये जब पानी जो होता है, ये देखिए H2O यहाँ है ना, टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, इसी से ऑक्सीजन निकलता है। तो पहला ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा इसमें पूछता है CO2 का क्या होता है, तो CO2 का क्या होता है, अपचयन हो जाता है। CO2 अपचयन हो जाता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, अपचयन उपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी पढ़ाएंगे तो वो एक चैप्टर ही है, फिर उसको 2 दिन लगेगा तब समझेंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा। जल CO2 का क्या होता है, अपचयन। याद रखने का तरीका क्या है, क्या हमको CO2 पच सकता है, नहीं पचेगा। हम लोग के लिए CO2 जरूरी नहीं है, हम लोग को CO2 नहीं पच सकता है, इसलिए हमें CO2 क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा। उसी को कहते हैं अपचयन। तो क्या कहेंगे, अपचयन। पचबे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा। तो CO2 क्या क्या होगा, अपचयन। अपचयन। CO2 का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जबकि याद रखिएगा, ये CO2 का क्या होगा, अपचयन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए, नमी का होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा नमी हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। धूप का होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कड़कड़ा के धूप दे दीजिएगा तो पत्तियां भी सूख जाएंगी। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही तेज गति से होने वाली क्रिया है, बहुत तेज गति से होती है। पेड़ पौधों सूर्य की उपस्थिति में जो इसे बना लेते हैं, ये क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये हमारी श्वसन से भी तेज होता है, इसकी गति बहुत तेज होती है, श्वसन से ये तेज होता है। इसमें अब प्रकाश संश्लेषण में पूछता है भैया, गैसों का विनिमय कहाँ से होता है, तो स्टोमेटा से होगा। गैसों का विनिमय स्टोमेटा से होता है। आगे बढ़े। रात में क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, क्या रात में प्रकाश संश्लेषण होगा, क्या रात में प्रकाश संश्लेषण होगा, रात में नहीं होगा। पूछता है कौन सा कलर होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, सबसे ज्यादा हो जाता है लाल। सबसे ज्यादा हो जाता है लाल। लेकिन आपसे पूछेगा क्या हरे रंग में होगा, आप मार देंगे सीधे हरा, ये भैया इसमें हरा होता ही नहीं है। लाल नीला और बैगनी ही होगा, इसमें हरा होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा लाल में होता है, उसके बाद नीला में होता है, उसके बाद बैगनी में होता है, उसके बाद दिमाग में मत लगाइएगा, बाकी में होता ही नहीं है। ठीक है, लाल नीला बैगनी। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है हरा, हरा मार दीजिएगा, नहीं होता है। यही 3 कलर ही है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, अदरवाइज में ये होती ही नहीं है। तो ये कलर क्या होगा, लाल नीला बैगनी। कलर क्या हो जाएगा, ये लाल नीला और बैगनी। आगे बढ़ जाए, यही कलर में इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। अब बात यहाँ ये आती है कि भैया ये जो ऑक्सीजन है निकलेगा किस रास्ते से, किस रास्ते से निकलेगा, और ये जो पानी है ये किस रास्ते से निकलेगा। ये निकलने के लिए पत्तियों में जगह होना चाहिए कि नहीं होना, तो आखिर ये कहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, और पानी कहाँ से निकलेगा, एक जगह होना चाहिए पत्तियों में, ताकि वहां से निकल सके सब। ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पत्तियों में जगह कहाँ होता है। जब आप पत्ती देखेंगे ना, तो पत्तियों में एक रंध्र होता है, इसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र या स्टोमेटा कहेंगे। ये हो गया स्टोमेटा। पत्तियों में रंध्र या क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ये हो गए यहाँ पे, किसी को दिक्कत। तो ये वाला जो रंध्र वाला हिस्सा है, जो मतलब छेद है छोटे छोटे, इन्हीं के द्वारा से क्या निकल जाता है, गैस बाहर निकलते हैं। गैस बाहर निकलेंगे, कौन गैस निकलते हैं भैया, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। तो इन छोटे छोटे छेद को हम लोग हिंदी में कहते हैं रंध्र, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा। हिंदी में क्या कहेंगे, रंध्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाएगा। अब यही क्या करते हैं, तो भैया देखिए, ये गैस को एक्सचेंज करते हैं। गैस का एक्सचेंज, गैस का विनिमय। विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना होता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर ढकेल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है इन्हीं के रास्ते से जाता है, रंध्र यानी स्टोमेटा द्वारा। और इसी स्टोमेटा के द्वारा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं ट्रांसपिटेशन यानी वाष्प उत्सर्जन। इसी के रास्ते से क्या निकल जाता है, वाष्प उत्सर्जन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाएगा, इसी के रास्ते से वाष्प उत्सर्जन होगा। और वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से क्या निकल जाता है, जल। क्या निकल जाता है, जल। अब आप बताइए, यहाँ तो दो ही चीज ने निकल रहा था, एक ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, एक जल निकल रहा था। दोनों के निकलने का एक ही रास्ता है, दोनों के निकलने का एक ही रास्ता है। जब जल निकलता है तो हम लोग कहते हैं भैया वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, ऑक्सीजन निकलता है तो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये चीज हो गए। अब बात यहाँ आती है क्लोरोफिल की क्लोरोफिल की। अब क्लोरोफिल में एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। अभी ये जो छोटे छोटे डॉट पाए जा रहे हैं, ये छेद है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, हमको नहीं दिखाई देता है, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप लगा के हम इन रंध्र यानी इन छेदों को देख सकते हैं। इन्हें रंध्र हिंदी में यानी स्टोमेटा कह सकते हैं। लेकिन इन्हीं पत्तियों का जो छेद होता है, इसके बगल में डॉट पाए जाते हैं जो धब्बा होता है। ये छेद नहीं होता है, ये धब्बा होते हैं सब। याद रखिएगा, ये पत्तियों में से हल्का हल्का होता है। अब आपको ऐसे पत्ती देखेंगे क्या समझ में आएगा, माइक्रोस्कोप करके उसको 10,000 गुना बड़ा करिएगा तो आराम से एकदम बढ़िया से दिखेगा। तो ये जो डॉट होता है ना, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस डॉट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में आप क्लोरोप्लास्ट समझ जाते हैं क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए, पत्तियों में जो छोटा छोटा डॉट होता है ना, इस डॉट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये भोजन बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर देते हैं। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, या हम लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब आप कहेंगे कि सर क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण होता है या क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होती है, तो भैया क्लोरोप्लास्ट से होती है, क्योंकि जहां क्लोरोप्लास्ट रहेगा ना वहीं क्लोरोफिल होता है। देखिए यहाँ पे ये पत्तियों का हम क्लोरोप्लास्ट बना दिए। ये क्लोरोप्लास्ट को अगर आप जूम करके देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट को अगर आप जूम करके देखिएगा, बड़ा करके कई हजार गुना बड़ा करिएगा, तो ये हल्का डबल मेम्ब्रेन की झिल्ली दिखेगी। ये जो इतना छोटा है, जो इतना छोटा है, वो कैसा दिखेगा, इतना बड़ा दिख जाएगा। यही सोच रहा, इस टाइप का दिखेगा, डबल मेम्ब्रेन की झिल्ली दिखेगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसके अंदर क्या है भाई। तो इसके अंदर उन्होंने देखा ना, तो छल्ले सामान ऐसे प्लेट थे सब, छल्ला के टाइप का कुछ कुछ प्लेट था, और इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ था। छल्ला के जैसा प्लेट था, इसमें कुछ लिक्विड थे सब, हल्के हल्के इसके अंदर लिक्विड भी थे। तो जो लिक्विड है वो हम ब्लू कलर का बना दिए, और जो छल्ला है उसको रेड कलर का बना दिए। छल्ला को हमने क्या कर दिया, रेड कलर का बना दिया। तो देखिए बाबू, जो लिक्विड था, जो लिक्विड है, ये लिक्विड, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, लिक्विड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। जो लिक्विड है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो रेड कलर का है, इसे क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्राना। ग्राना। किसी को कोई दिक्कत, अब यहाँ समझिए ध्यान से, पत्तियों पे छोटे छोटे धब्बे होते हैं, इन छोटे छोटे डॉट्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जब इन क्लोरोप्लास्ट को जूम करके बड़ा करके देखते हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन के दिखाई देते हैं। किस मेम्ब्रेन के दिखाएंगे, डबल मेम्ब्रेन के, डबल मेम्ब्रेन के दिखाई देते हैं। आगे बढ़े। यार तुम, सर्वर को क्या दिक्कत हुआ है भाई, आज चल जाओ यार। चले जाओ भैया, सर्वर क्यों रुक रहा है। ये हो गया भैया ग्राना। ग्राना जो होता है ना, प्लेट के समान होता है। ग्राना जो होता है ये प्लेट के समान होता है। इसमें कितने ग्राना दिख रहे हैं, दो, एक ग्राना, दो ग्राना। टोटल कितने ग्राना दिखाई दे रहे हैं, दो दो ग्राना आपको इसमें दिखाई देंगे सब। चल जाओ यार। थोड़ा सा सर्वर की वजह से थोड़ा सा सफरिंग कर रहा है। अब इसको कट करेंगे अभी सही हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कट करना पड़ जाएगा। ये ग्राना हो गया। ग्राना जो होता है ये कई प्लेटों से मिलकर बना है, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, पांच प्लेट, कई प्लेटों से मिलकर बना है। देखिए थोड़ा सा सही हो गया, बस 1 मिनट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब बफरिंग नहीं करेगा। बस सर्वर पे ना लोड जैसे बढ़ता है तो थोड़ा सा बैठ जाता है।
एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, पांच प्लेट, इधर भी पांच प्लेट है, इधर एक, दो, तीन, चार, पांच, तो छह कर देते हैं भैया। प्लेटों की संख्या बराबर नहीं होती। तो ये जो पूरा स्तंभ के जैसे दिख रहे हैं ना, ये वाला चीज, ये पूरा स्तंभ की तरह, इसे कहते हैं ग्राना। लेकिन इस ग्राना के अंदर छोटे छोटे प्लेट है जिन्हें हम लोग कहते हैं थैलोकाइट। थैलो थैलोकाइट 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 क्या होते हैं भैया? ये छोटे छोटे प्लेटों को हम लोग क्या कहते हैं? थैलोकाइट। अब इन थैलोकाइट के अंदर जब देखिएगा तो इसके अंदर मिलेगा आपको क्लोरोफिल। थैलोकाइट के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। यहाँ मिलेगा क्लोरोफिल आपको, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल इस पोर्शन में। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा भैया? क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल मिलने वाला। अब जब ये क्लोरोफिल मिल जाएगा यहाँ पर इस वाले पार्ट में अंदर क्लोरोफिल, तो अब वैज्ञानिकों ने देखा कि क्लोरोफिल के अंदर क्या है। तो अब क्लोरोफिल के अंदर मिलता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मिलता है। और आप बस इतना याद करते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। भैया क्लोरोफिल ना भाग लेके क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। क्या लेता है? क्लोरोप्लास्ट। वो अलग बात है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ क्लोरोफिल हो जाएगा। दोनों एक ही जगह पाए जाते हैं, इसलिए हमको कहने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि भैया क्लोरोफिल कहो या क्लोरोप्लास्ट कहो। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना जो होती है वो दोहरे झिल्ली जैसी होती है। इसकी संरचना एक दोहरी झिल्ली के जैसे होती है। इस झिल्ली के अंदर एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो पिलर की तरह खड़ा है, इस पिलर को कहते हैं ग्राना। इस पिलर में छोटे 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 कई प्लेट होते हैं। इन प्लेटों को कहा जाता है थैलोकाइट। हर एक प्लेट के अंदर छोटी छोटी संरचना होती है। हर एक प्लेट के अंदर छोटा छोटा डॉट पाया जाता है। उन्हीं डॉट को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ देखिए, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, जब प्रकाश संश्लेषण पहले इसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण पहले किस में होता है? इसमें होता है। सबसे पहले इसमें होता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस लिक्विड वाले पार्ट में होती है, सेकंड में इसमें होती है। तो कहेगा सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ग्राना में होता है। अरे भैया इसी को ग्राना कहते हैं। तो पूरा को क्या कहेंगे? ग्राना कहेंगे। पूरा कितना ग्राना दिख रहा है? दो ठो। यहाँ ग्राना कितना दिख रहा है? दो ठो दिख रहा है। एक, दो, दो ग्राना दिख रहा है। तो इस वाले रिएक्शन को कहते हैं हम लोग हिल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। हिल रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन। और जो यहाँ होता है स्ट्रोमा में होता है, इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। तो दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होगा हिल रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आपसे पूछेगा कि हिल रिएक्शन कहाँ होता है, आप बताइएगा। हिल रिएक्शन जब भी होता है तो ग्राना में होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में होता है। इसी के फलस्वरूप क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। जो इतना बड़ा रिएक्शन दिखा है ना, ये ये इतना बड़ा रिएक्शन हो गया है, तो ये दो भाग में कंप्लीट होता है। कितने भाग में कंप्लीट होता है? दो भाग में। कौन कौन से दो भाग में? तो एक भाग हो गया ये स्तंभ वाला, पिलर वाला भाग, जिसे हम लोग कहते हैं लोग भैया ग्राना। तो ग्राना में हो गया हिल रिएक्शन। और हिल रिएक्शन के बाद आता है ये लिक्विड, इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन के बाद हमको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इतना याद रहेगा? किसी को दिक्कत तो बोलिए। डार्क रिएक्शन हिल रिएक्शन में उतना उतना कॉम्प्लिकेटेड में मत फंसिएगा आप लोग। अभी इतना बताइए, दोनों में समझ में आ रहा है या नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, दो तीन बार देखिएगा अपने समझ में आएगा। थोड़ा सा मतलब क्या है कि फ्लक्चुएट कर रहा है सर्वर में। आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आज डार्क रिएक्शन और हिल रिएक्शन समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनिए ध्यान से, हम एक एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए यहाँ से, यहीं से शुरू करते हैं।
कहेगा हिल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पत्तियों में होता है। किस दौरान होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। बस हिल रिएक्शन डार्क रिएक्शन से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब पूछेगा तो सीधे बोलिएगा भैया पहले हिल रिएक्शन होता है उसके बाद डार्क रिएक्शन होता है। हिल रिएक्शन ग्राना में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, यही हो गया। उसके बाद क्या पूछेगा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। भैया ये सबको पता है, कैमरे के फ्लैश लाइट में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्या पूछेगा कि जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, कि पत्तियां CO2 ले रही हैं बदले में ऑक्सीजन दे रही हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो रंध्र यानी स्ट्रोमेटा द्वारा होता है। पानी कहाँ से निकलता है, वाष्प उत्सर्जन के फलस्वरूप, ये भी रंध्र से निकलता है। उसके बाद पूछेगा पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो भैया ऑक्सीजन की जो निकलता है वो जल अपघटन से निकलता है। किस चीज का अपचयन होता है, पच नहीं पाता, अपचयन, ऐसे शॉर्टकट में याद रखिएगा, अपच। तो CO2 का अपच हो जाता है। रात में हो सकता है, नहीं। आर्टिफिशियल लाइट में होगा, नहीं। किस रंग में ज्यादा होता है, तो लाल, नीला, बैगनी। बाकी कोई रंग भूल जाइएगा, बाकी रंगे नहीं होता है, यही तीन में होता है। सबसे ज्यादा किस रंग में होता है, लाल रंग में, सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। इसके बाद देखते हैं पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, धूप या रोशनी, तो भैया रोशनी चाहिए। हाँ, थोड़ा कमरे में रखेंगे तो कम होगा, धूप में रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, भयानक टाइप के हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेनेटिक्स और इकोलॉजी। अब जेनेटिक्स और इकोलॉजी, कल सैटरडे है, कल के क्लास में लेंगे। सैटरडे है कल, कल बायोलॉजी नहीं होगा, कल फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। कल बायोलॉजी नहीं होगा, सैटरडे संडे को बायोलॉजी नहीं होगा, बायोलॉजी मंडे को होगा। बायो यानी बॉटनी, बॉटनी कब होगा, मंडे को होगा। बॉटनी मंडे को होगा, मंडे को होगा। इसमें आपको मंडे को नॉर्मल हो जाएगा। इसमें इसमें आपका एक जेनेटिक्स बचा, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और पोल्यूशन। मंडे को ये हो जाएगा, ट्यूसडे को ये होगा, वेडनेसडे को ये हो जाएगा। चलिए अब कल करेंगे अगला क्लास।